विदेश नीति के निर्धारक तत्व। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ पॉलिसीज। देखो बेटा, विदेश नीति के निर्धारक तत्व मतलब फैक्टर्स बिहाइंड फॉरेन पॉलिसी, मतलब वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जो विदेश नीति के निर्धारण में सहायता करती हैं। ठीक है, तो आप एक चीज देखें, कुछ चीजों को समझना बेटा, ऐसे देखें, ऐसे याद कर लें इसको, क्योंकि वहां पर पूछ सकता है इसको। एक ऐतिहासिक, दूसरा राजनैतिक, तीसरा सामाजिक, चौथा आर्थिक। चार चीजों को याद करना है बेटा, मतलब पकड़ना है पहले। निर्धारक तत्व मतलब वो कौन कौन सी चीजें हैं जो विदेश नीति का निर्धारण करती हैं या विदेश नीति बनाने में सहायक होती है। तो चार चीजें पकड़े, पहला है आपका ऐतिहासिक, दूसरा राजनीतिक, तीसरा सामाजिक, चौथा आर्थिक। ऐतिहासिक का मतलब हो गया, अब ये वर्ड आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ऐतिहासिक मतलब किसी भी देश का इतिहास एवं संस्कृति। ठीक है, संस्कृति या परंपरा बोल सकते हैं उसको। हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन ऑफ एनी नेशन, किसी भी देश का इतिहास एवं उस देश की परंपरा या संस्कृति जो है विदेश नीति के निर्धारण में सहायक होती। मैं बताता हूं, समझाता हूं ये कैसे होता है। राजनैतिक मतलब उस देश की राजनीतिक स्थिति है ना, जो देश है उसकी राजनीतिक स्थिति, मतलब पॉलिटिकल कंडीशन, मतलब राजनीति कैसी है। ठीक, सामाजिक मतलब होगा इसमें सामाजिक ढांचा, सोशल मैकेनिज्म, सामाजिक ढांचा उस देश का। ठीक है, सामाजिक ढांचा। इसके बाद आर्थिक में उस देश की आर्थिक स्थिति। ठीक, चार चीजें समझे बेटे। किसी भी देश की विदेश नीति जो है वो चार चीजों से तय होगी, मतलब और भी चीजें होंगी, चार प्रमुख चीजें हैं जो आपको याद करना है। सबसे पहला है उस ऐतिहासिक, यानी उस देश का इतिहास और उसकी परंपरा। किसी देश का जैसा इतिहास होगा उस इतिहास से प्रेरित होकर के वो देश वैसी विदेश नीति रखेगा। जैसे एक एग्जांपल समझें, जैसे आप देखें कि भारत का इतिहास ये है दैट वी वेर द डोमिनियन ऑफ द ब्रिटिशर्स, हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे, उसके गुलाम थे। तो हम ये जानते हैं कि जो उपनिवेश होता है, जब कोई देश गुलाम होता है तो उसको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इस इतिहास से हमने सीखा कि विश्व में कोई भी देश उपनिवेश ना रहे, कोई भी देश गुलाम ना हो। इसलिए भारत की विदेश नीति का एक सिद्धांत यह भी है उपनिवेशवाद का विरोध करना। भारत की विदेश नीति का एक सिद्धांत यह भी है उपनिवेशवाद का विरोध करना, ऑपोज टू कॉलोनियलिज्म। जो उपनिवेशवाद है, कोई भी देश किसी को गुलाम ना बनाए, उसका विरोध करना। समझ में आया? ये इतिहास से हमने सीखा। इसके बाद जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, हमारा जो कल्चर है, हम हमारे कल्चर को अतिथि देवो भव के नाम से जानते हैं। इसलिए हमारी विदेश नीति, अब जो अतिथि उसके साथ मार पिटाई थोड़ी करो, घर बुला कर मारो थोड़ी उसको है। इसलिए हमारी विदेश नीति विश्व शांति कायम करने की है, किसी सेना के गुट में शामिल ना होने की है। कल हम पढ़े हैं सब चीजों को। तो इतिहास और किसी भी देश की परंपरा जो है वो प्रभावित करती है। एक दूसरा राजनीतिक स्थिति, या इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए आप राजनीतिक संगठन कर देंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। चुनाव वाला खंड अपन पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो राजनीतिक संगठन होते हैं, ठीक, राज मतलब होता है शासन और नीति मतलब जो कार्यक्रम है, शासन करने के जो तौर तरीके हैं।
शासन करने के जो तौर तरीके होते हैं वो विचारधाराओं पर आधारित होते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि देश जो है हमारा, हमारे कल्चर को प्रमोट किया जाए। कुछ विचारधाराएं ऐसी होंगी कि नहीं यार, हमारे देश को एक काम करना चाहिए, मॉडर्नाइज बनाना चाहिए, आधुनिकता की ओर लेकर के जाना चाहिए। अब वो ऐसे विचारधारा के लोगों का समूह जो आपको देश को प्राचीन संस्कृति से जोड़ करके रखना चाहते हैं, अगर वो शासन करें तो उनकी राजनीति अलग होगी, और जब इनकी राजनीति अलग होगी तो ये विश्व के अन्य देशों से वैसी ही नीति भी रखेंगे, उन देशों से अच्छे संबंध रखेंगे जिनकी संस्कृति हमसे मिलती है या जो हमारे कल्चर को सपोर्ट करते हैं। तो विदेश नीति प्रभावित होगी राजनीतिक संगठन से। कुछ देश ऐसे होंगे या कुछ राजनीतिक संगठन होंगे जो आधुनिकता की ओर जाएंगे, मॉडर्नाइजेशन की ओर जाएंगे, टेक्नोलॉजी की ओर जाएंगे, तो वो राजनीतिक संगठन उन देशों को सपोर्ट करेंगे या उन देशों के प्रति ज्यादा उदार होंगे जो भारत को ये सारी चीजें मुहैया करवाए। तो किसी भी देश का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है यह भी तय करता है कि उस देश की विदेश नीति कैसी। मेरी बात समझे? अभी तक अगर आप मोटा मोटी भारत के शासन को देखोगे तो देश में लगभग 2 ही पार्टियों ने शासन किया है अभी तक, मूल तौर पर। हालांकि बीच बीच में एक जनता पार्टी की सरकार आई 1977 में, और एक 1996 से लेकर के आपका 1999 तक आप मान लें, 98 तक, उसके बाद तो फिर रिपीट हो गए, संयुक्त मोर्चा की सरकार रही, थर्ड फ्रंट। इसको अगर छोड़ दें तो ऑलमोस्ट भारत में या तो बीजेपी का शासन रहा या फिर कांग्रेस का शासन रहा। अब कांग्रेस, मतलब कांग्रेस की नीति को देखोगे तो कांग्रेस की नीति अलग है। कांग्रेस की नीति थोड़ी सी अलग चलती है। कांग्रेस इस प्रकार से चलती है कि भाई जैसा है वैसा, यथा स्थितिवादी, मतलब जैसा वैसा चलने दो। बहुत ज्यादा आप हलचल नहीं देखोगे कांग्रेस के शासनकाल। 2004 से 2014 तक, ये वाला एरा तो कम से कम आप सब महसूस किए होंगे, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो 2004 से 2014 तक कब देश 4 से 14 में पहुंचा और बहुत कुछ बदलाव आपको देखने के लिए नहीं मिला। जैसा था वैसा चल रहा, समझ रहे? बहुत ज्यादा बदलाव। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि बीजेपी की सरकार आएगी, 2014 से लेकर अभी तक आप देख ले कितने बदलाव हो चुके। नोटबंदी हो चुका, डिजिटलाइजेशन हो चुका, डिजिटल इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, लुक ईस्ट जो है एक्टिस्ट पॉलिसी में चेंज हो गया। तो जैसा संगठन वैसी सोच, और वैसा ही क्या होगा, विदेशों के साथ संबंध होगा। तो राजनीतिक संगठन क्या होंगे, इससे प्रभावित होंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? भाई आप एक तरफ कांग्रेस को देखें, सबके मतलब सभी देशों के साथ भारत अपनी स्थिति को लेकर के, भाई हम विकासशील देश हैं, विकसित देशों के साथ हाथ मिला करके चल रहे हैं, है ना, मतलब नमस्ते की स्थिति, मतलब एक रिलेशन को मेंटेन करना, ये कांग्रेस की नीति। लेकिन वही मोदी जी आए, भारत के प्रधानमंत्री बने, आप देखो किसी भी नेता से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिल लेते हैं, मतलब भाई दोस्ती यारी की नीति, घनिष्ठता बढ़ाने की नीति। रिलेशन को मेंटेन नहीं करना है, रिलेशन को स्ट्रांग करना है। अंतर है दोनों की विदेश नीति, है ना? तो ये इस तरीके से राजनीतिक संगठन। इसका सामाजिक ढांचा, मतलब किसी भी देश का सामाजिक ढांचा मतलब वहां पर गरीबी बेरोजगारी की स्थिति क्या है ना? उस देश में जातिगत व्यवस्था क्या है, मतलब जो जातिगत संरचना है वो कैसी है। अब जैसा सामाजिक ढांचा होगा, गरीबी बेरोजगारी होगी, तो आप देशों के साथ, जो दूसरे देश होंगे, जो विकसित देश होंगे, उनसे संबंध कायम करना चाहोगे, बेहतर करना चाहोगे, ताकि वो आपके लोगों को रोजगार दे सके, आपके देश में आकर के वो उद्योग लगा सके। समझिए बात, ये सामाजिक ढांचा होता है। और आर्थिक स्थिति किसी भी देश का आर्थिक स्थिति जो होती है वो उस देश के विदेश नीति का एक प्रमुख अंग होती है ना? जैसी आपकी आर्थिक स्थिति वैसा दूसरे देशों के साथ आपके संबंध हो, है ना? गरीब राष्ट्र है तो थोड़ी भाव देंगे बाकी देश लोग, हाँ? तो ये चीज होती है, ये 4 चीजें। इसके अलावा, इन 4 चीजों के अलावा एक 5वीं, 6वीं और ये 7वीं चीज भी देखो, ठीक? एक है आपका
सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर, मतलब किसी देश की जो सैन्य शक्ति होती है वो भी तय करती है उस देश की विदेश नीति कैसी होगी। अगर सेना मजबूत है, आक्रामक हो सकती है विदेश नीति, है ना। सेना कमजोर है, डिफेंसिव हो सकती है, रक्षात्मक। छठवीं, जनता की राय, पीपल्स ओपिनियन, मतलब उस देश की जनता क्या चाहती है ना। व्हाट इज द पीपल्स एक्सपेक्टेशन, देश की जनता जो चाहती है उस वो भी तय करता है विदेश नीति। समझ रहे ना मेरी बात को। भाई मान लो कि किसी देश ने आक्रमण किया और भारत सरकार युद्ध लड़ना चाहती है, लेकिन जनता मान लो विद्रोह करना चालू कर दी, मैं युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध से नुकसान होता है, तो कहां युद्ध लड़ पाए, है ना। तो जो जनता को ओपिनियन होता है वो भी बहुत ज्यादा तय करता है कि भारत की विदेश नीति कैसी हुई। आप इसको पाकिस्तान के संदर्भ में देखें, आमतौर पर जो भी जितने भी हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं वगैरह जो भी हुई, एक जो सेंटिमेंट है पीपल का, भारत के लोगों का जो सेंटिमेंट है कि भाई ये लोगों ने गलत किया, इनके साथ हमारे ये सब संबंध नहीं होने चाहिए, सबका सेंटिमेंट होता है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को प्रभावित करता है, क्योंकि सरकार को हर 5 साल में क्या करना है, चुनाव में जाना है। तो पीपल्स ओपिनियन ऑलवेज अफेक्ट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी नेशन, किसी भी देश की जो विदेश नीति होगी इससे प्रभावित होगी। और सातवां, और जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है, नेतृत्व, लीडरशिप। लीडरशिप, जो नेतृत्व होगा यह भी क्या करता है, आपका प्रभावित करेगा। समझ में आएगा नहीं? नेतृत्व, भाई जैसा प्रधानमंत्री वैसी विदेश नीति, देश का नेता जैसा होगा विदेश नीति वैसी होगी। समझेंगे मेरी बात? हाँ, तो ये जितनी भी चीजें होंगी, मतलब जैसा देश का नेता होगा वो नेतृत्व जो है वो तय करता है आपका विदेश नीति। तो ये विदेश नीति के निर्धारक तत्व है। अब यही नेतृत्व से उठा करके कुछ महत्वपूर्ण अपन भारत में जो विदेश नीति का विकास हुआ है उसको देखते हैं अपन नेतृत्व के आधार पर, ठीक है ना। ये याद रहेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। तो इसको याद रखेंगे, ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, और इसके साथ में 3 और चीज, सेना, जनता की राय और आपका, ठीक, ये याद है। अब यहां से भारत की विदेश नीति का विकास, ठीक, भारत की विदेश नीति का विकास या डेवलपमेंट ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। एक बात समझे बेटा, थोड़ा सा इसको मैं ना कंसाइज वे में बताने की कोशिश करता हूं, जिससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूरा हमारा फुलफिल हो जाए। भारत की विदेश नीति का विकास अगर आप देखेंगे तो एक स्वतंत्रता के पूर्व और एक आपका स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है ना। प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात। अच्छा देखें, स्वतंत्रता के पूर्व जो भारत की जो विदेश नीति थी वो ब्रिटिशर्स के अधीन, ठीक है ना। द प्री इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया वेर डेवलप्ड अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत की जो स्वतंत्रता के पूर्व जो विदेश नीति है उसकी शुरुआत या उसका विकास किसके अंतर्गत होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटिशर्स के अधीन होता है। और जो भारत की जो विदेश नीति है इसकी शुरुआत 1885 में कांग्रेस की स्थापना से शुरू होता है। समझ रहे? कांग्रेस की स्थापना से, since the establishment of the Congress party, the foreign policy of India was started developing. मतलब जो भारत की विदेश नीति है कांग्रेस की स्थापना के बाद से शुरू होती है। कांग्रेस की स्थापना के पहले भारत की कोई विदेश नीति नहीं थी। कांग्रेस की स्थापना होती है और वहां से फिर भारत की विदेश नीति की शुरुआत होती है। कैसे? एग्जाम्पल समझिएगा। 1885 में ही, 1885 में ही अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने
जो उत्तरी बर्मा है, जिसको आज हम म्यांमार कहते हैं, का विलय कर लिया। ठीक है, का विलय कर लिया। और जैसे ही विलय किया तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, एंड द कांग्रेस हैड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस मर्जर। 1885 the Britishers had merged the North Burma in India, and it was opposed by the Congress party in the same year 1885. 1885 में ही कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया। अब ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भारत की जो विदेश नीति है, मतलब दूसरे देशों के साथ, वो दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करने की। हमने पढ़ा है ना हमारी फॉरेन पॉलिसी में, जब हमने पंचशील सिद्धांत बनाया, तो पंचशील सिद्धांत में क्या है याद करो? AIRBC हमने याद किया था। RBC, R स्टैंड फॉर द रिस्पेक्टिंग द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, दूसरे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता का सम्मान करना, यानी दूसरे देश के सह अस्तित्व को स्वीकार करना। इसका मतलब यह है कि 1885 से ही भारत की जो विदेश नीति है वो सह अस्तित्व को स्वीकार करने की नीति है। ठीक है, एंड द वेरी फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया विच वाज सीन इन 1885 टू एक्सेप्ट द को एग्जिस्टेंस ऑफ द नेबरिंग नेशन, पड़ोसी राष्ट्रों के या पड़ोसी राज्यों के सह अस्तित्व को स्वीकारने की नीति। समझ पा रहे? इसके बाद देखें, आपने सुना होगा कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और 1917 में जाकर के 18 में जाकर के खत्म होता है। और भविष्य में जैसे ही उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा की और प्रथम विश्व युद्ध में भारत को ब्रिटेन की तरफ से युद्धरत राष्ट्र भी घोषित कर दिया, तो भारत ने इसका क्या किया? विरोध किया 1914 में। मतलब भारत ने प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने का विरोध किया। विरोध किया मतलब भारत ने जो अंग्रेजों की नीति थी उससे अलग दर्शाया अपने आप को। इसको कहते हैं असंलग्नता। असंलग्नता की नीति। तो भारत की नीति जो गलत है उससे भारत अलग है, इसको असंलग्नता की नीति कहते हैं। ठीक है, द पॉलिसी ऑफ कॉग्निजेबल, असंलग्नता की नीति। तो यहां से भारत क्या दिखाई देता है? असंलग्नता की नीति के रूप में दिखाई देता है। मतलब इस तरीके से भारत की विदेश नीति जो है ना, सह अस्तित्व को स्वीकारने की, संप्रभुता का सम्मान करने की, असंलग्नता की विदेश नीति, इन सब की शुरुआत कहां से होती है? आपका प्री इंडिपेंडेंस, मतलब ब्रिटिश काल में ही भारत की विदेश नीति में ये सारी चीजें शामिल हो जाती। समझ पा रहे कि नहीं? इसके अलावा देखो, आगे आप पढ़ेंगे, मतलब खैर अब आपके सिलेबस में तो नहीं है। 10 जनवरी 1920 जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया रहता है, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह कहा कि भाई अब भविष्य में कोई ऐसा युद्ध ना हो, भविष्य में शांति आए, इसलिए हमको एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाना चाहिए। और 10 जनवरी 1920 को उन्होंने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कर दी। राष्ट्र संघ बोलते हैं, लीग ऑफ नेशन। और भारत इसका सदस्य बना। इंडिया हैड ज्वाइंड द लीग ऑफ नेशन। इसका मतलब यह था कि भारत की विदेश नीति, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सम्मान करना, सहयोग करना, विश्व शांति के लिए प्रयास करना, यह सब कहां से आता है? आपका प्री इंडिपेंडेंस एरा से। समझ में आया? 10 जनवरी 1920 लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के सिफारिश, जिसका उद्देश्य था कि भविष्य में कोई अब विश्व युद्ध ना हो, और भारत इसका सदस्य बनता है। इस तरीके से विश्व का जो सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय संगठन है, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन, वो लीग ऑफ नेशन था,
जो विश्व में शांति की स्थापना के लिए बना। भारत ने इसकी सदस्यता ग्रहण की, इससे भारत की विदेश नीति दिखाई देती है। दो प्रकार की नीति दिखेगी। पहला, भारत ने अंतरराष्ट्रीय संगठन को में शामिल हुआ भारत, इसलिए भारत का विदेश नीति जो आज है कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सहयोग करना, वो यहीं से आता है। दूसरा, ये संगठन बना था विश्व में शांति की स्थापना के लिए, तो विश्व में शांति की स्थापना भारत की विदेश नीति में, ये सब प्री इंडिपेंडेंस एरा से है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मतलब यहां से क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जो भारत की विदेश नीति है या स्वतंत्रता के पूर्व भारत की विदेश नीति कब से प्रारंभ होती है? तो कांग्रेस की स्थापना से। कौन कौन सी विदेश नीति इसमें भारत को स्वतंत्रता के पूर्व ही दिखाई देती है? तो पहली, संप्रभुता को स्वीकार करने की नीति है ना, सह अस्तित्व को स्वीकार करने की नीति, असंलग्नता की नीति, विश्व में शांति की स्थापना, अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सहयोग करना, ये सब क्या है आपका विदेश नीति का हिस्सा बनते हैं प्री इंडिपेंडेंस एरा। समझ पाए मेरी बात को? याद रहेगा? अब स्वतंत्रता के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में भारत की विदेश नीति को देखते हैं। एक बात ध्यान से समझिएगा बेटा, इस पर अपन आगे बढ़े उसके पहले एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा हूं, उसको समझिए। आप देखिए कि एक होता है आदर्शवाद, आइडियलिज्म, और एक होता है यथार्थवाद, रियलिज्म। बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट। एक होता है आपका आदर्शवाद और एक होता है यथार्थवाद। आदर्श क्या है? कोई आपको दो झापड़ मार रहा है, खाओ भैया, माफ कर दीजिए साहब, आदर्श, युद्ध नहीं होगा। यथार्थ क्या है? दो मारे, रगड़ के मारो उसको तीर, दोबारा किसी से लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा तुमसे। यथार्थ यानी आदर्शवाद है जब विदेश नीति पूर्ण रूप से अहिंसा पर आधारित है। अहिंसा, आदर्शवाद। लेकिन यथार्थवाद क्या है? जब विदेश नीति वास्तविकता पर आधारित हो, ठीक, और जरूरत पड़ने पर, ठीक है, जरूरत पड़ने पर सेना का प्रयोग भी किया जा सके या सेना का प्रयोग शामिल हो, तो वो यथार्थवाद। मेरी बात समझ लो। एक बात ध्यान सुनना, दो महान नेता या आदर्श हैं हमारे देश के। एक महात्मा गांधी हैं, गांधी जी, और एक सुभाष चंद्र बोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा, बहुत डेप्थ वाली चीज है, बहुत साधारण शब्दों में। अगर वास्तव में किसी यूपीएससी वाले ने पेपर सेट किया तो जरूर यहां से क्वेश्चन बन सकता है। दो महान व्यक्तित्व है हमारे देश में, एक हमारे महात्मा गांधी जी और एक सुभाष चंद्र बोस। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी हमेशा अहिंसा की बात करते हैं, ठीक है। अगर कोई एक गाल में झापड़ मारे, दूसरा गाल आगे कर दो, ठीक, वो बोलेगा अरे यार क्या मारना है इसको यार, छोड़ दे। और दूसरे सुभाष चंद्र बोस जो ये कहते हैं कि आप इतने मजबूत राष्ट्र बनिए कि कोई आपसे लड़ने से भी कतराए। शांति दोनों में आई, कोई मार रहा है आप मार खाते रहो, युद्ध हो गई। अहिंसा। और आप इतने ताकतवर हो कि सामने वाला देख करके आप किससे लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, तो भी शांति आई, युद्ध तो हो नहीं रहा है। तो शांति की स्थापना करने के लिए एक तरफ
महात्मा गांधी जी की विचारधारा है जो अहिंसा पर आधारित है, और एक तरफ सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा है जो सैन्य सशक्तिकरण पर आधारित है। देश को सैन्य रूप से बहुत ताकतवर होना चाहिए, और जब भारत अगर सैन्य रूप से बहुत ज्यादा ताकतवर है तो पड़ोसी राष्ट्र लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। आप देखो कि आजू बाजू में जितने भी हमारे आसियान और सार्क नेशन है, दे इवन नॉट टू थिंक विथ फाइट विथ इंडिया, वो भारत से लड़ने का सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि भारत की सेना विश्व की चौथी बड़ी सेना है, 4th लार्जेस्ट। लड़ने की सोचेंगे भी नहीं। चाइना सोच सकता है, 2nd लार्जेस्ट। अब पाकिस्तान को छोड़ दो तो कुछ भी सोचता है। मेरी बात समझ रहे हो? ये दो चीजें, जब केवल अहिंसा की बात हो आदर्शवाद है, जब सैन्य सशक्तिकरण मतलब देश को ताकतवर बनाने की बात हो तो यथार्थवाद है। और आप एक चीज याद रखिएगा, भारत की विदेश नीति में दोनों ही तत्व दिखाई देते हैं, आदर्शवाद और यथार्थवाद। इस तरीके से भारत की विदेश नीति जो है वो महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस दोनों की विचारधाराओं का पालन करती है। सही बात? मतलब भारत की विदेश नीति किन विचारधाराओं पर आधारित है? तो याद रखेंगे, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों की विचारधाराओं पर आधारित। ठीक, हम अहिंसा की बात करते हैं, हम लड़ेंगे नहीं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हमारी सेना कमजोर रहेगी, हम ये नहीं कहते कि हम परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। समझ रहे हो? हम ये नहीं कहते कि हमारे पास सेना नहीं होगी, हम लड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं। हम इतने मजबूत रहेंगे कि लड़ नहीं पाओगे। ठीक, हां, लेकिन पहले नहीं लड़ेंगे। पहले नहीं लड़ेंगे मतलब अहिंसा। 2003 में भारत ने अपना न्यूक्लियर थ्योरी, परमाणु सिद्धांत दिया। भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी। बताता हूं अभी मैं आपको, आप समझना इस चीज को। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 11 मई 1998 और 13 मई 1998 को शक्ति 98 नाम से भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण किया। और जैसे ही परमाणु परीक्षण किया, यानी भारत न्यूक्लियर देशों में शामिल हो गया, परमाणु संपन्न। इसको अमेरिका मान्यता नहीं देता, उसने बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए। और जब प्रतिबंध लगा दिया तो देखो हमने क्या किया, अपने आप को मजबूत किया। यथार्थवाद, रियलिस्टिक ना भाई। बाजू में नॉर्थ कोरिया परमाणु परीक्षण कर रहा है, बाजू में पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, चाइना के पास परमाणु हथियार है। अपना परमाणु हथियार बनाने के बाद में बैठ गए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में। अमेरिका के पास परमाणु हथियार, फ्रांस के पास परमाणु हथियार, ब्रिटेन के पास परमाणु हथियार, रशिया के पास परमाणु हथियार, चाइना के पास, पांचों। और ये पांचों P5 नेशन है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के। और ये पांचों बोलते हैं कि देश में अब कोई परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। तुमको बनाना, तुम बना लिए, हम बना रहे तो मतलब प्रतिबंध लगाएंगे। वही एनपीटी सीटीबीटी, सुने हो? एनपीटी 1968, सीटीबीटी 1996, हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा रहे थे। और जब भी कोई देश परमाणु हथियार बनाता है तो उसके दो ही सिद्धांत हो सकते हैं, एक मास हो सकता है और एक मैड हो सकता है। मास स्टैंड फॉर मास अश्योरेंस सर्वाइवल, जनता की सुरक्षा के लिए, और एक है मास अश्योरेंस डिस्ट्रक्शन, विध्वंस करने के लिए। 2003 में हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत की परमाणु नीति की घोषणा की, परमाणु सिद्धांत की घोषणा की, और उन्होंने कहा इंडिया बेस्ड ऑन मास। भारत ने जो परमाणु परीक्षण किया है वो देश की जनता को सुरक्षा देने के लिए किया है। सही बात? और उन्होंने यहीं से कहा नॉट एक्ट फर्स्ट। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा हम पहले नहीं चलाएंगे, हम अश्योरेंस देते हैं, लेकिन कोई चलाएगा तो छोड़ेंगे भी नहीं उसको। ये उन्होंने कहा 2003 में, दिस इज आवर न्यूक्लियर पॉलिसी, ये हमारी परमाणु नीति है। तो हमने परमाणु परीक्षण किया, यथार्थवाद।
और हम नहीं चलाएंगे अहिंसा, आदर्शवाद। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे भारत के प्रधानमंत्री बने जिनकी विदेश नीति आदर्शवाद और यथार्थवाद का मिश्रण है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, समझ पा रहे हो इसको? यथार्थवाद और आदर्शवाद का मिश्रण अगर किसी प्रधानमंत्री के विदेश नीति में दिखाई देता है तो वो केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। समझ में आया? इस तरीके से। तो अब एक चीज देखो बेटे, इसका मतलब भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है? महात्मा गांधी जी के आदर्शवाद विचारधाराओं और सुभाष चंद्र बोस जी के यथार्थवादी विचारधाराओं, दोनों का मेल दिखाई देता है। अब जो अलग अलग प्रधानमंत्री, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लीडरशिप डिसाइड्स द फॉरेन पॉलिसी, जो नेतृत्व होता है वो विदेश नीति को तय करता है। तो जैसा हमारा नेतृत्व रहा होगा वैसी हमारी विदेश नीति हुई होगी। विदेश नीति दो ही हिस्सों में हो सकती है, एक आदर्शवाद और एक यथार्थवाद, यही हो सकती है ना। तो या तो हमारा स्वतंत्रता के बाद हमारा विदेश नीति या तो आदर्शवाद रही होगी या यथार्थवाद रही होगी, ये डिपेंड करता है प्रधानमंत्री पर, नेतृत्व पर। तो अब यहां पर अपन देखते हैं स्वतंत्रता के बाद की विदेश। स्वतंत्रता के बाद की विदेश नीति को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। जो स्वतंत्रता के बाद की विदेश नीति, इसको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक समझिएगा, एक नेहरू युग की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेहरू एरा, फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेहरू एरा, और एक नेहरू युग के पश्चात की विदेश नीति। ठीक, एक नेहरू युग की विदेश नीति और एक नेहरू युग के पश्चात की विदेश नीति। अब ध्यान समझिए, नेहरू युग की विदेश नीति आदर्शवादी विदेश नीति थी। ठीक है, नेहरू युग की विदेश नीति कैसी थी आपका? आदर्शवादी। नेहरू जी वर्ष 1947 से लेकर के वर्ष 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस तरीके से जो भारत की विदेश नीति है 47 से लेकर 64 तक, लगभग 17 सालों तक आदर्शवादी विदेश नीति के रूप में स्थापित। और जब हम आदर्शवाद की बात कर रहे हैं तो याद रखिए, मैंने कल भी बताया था, 27 सितंबर 1947 को सर्वप्रथम विदेश नीति पर अपना पहला भाषण दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, और इन्होंने यहीं पर अहिंसा की बात की, यानी आदर्शवादी विदेश नीति की घोषणा की। गुटनिरपेक्ष, समझ में आया? अब देखो बेटे, यहां से इन्होंने घोषणा कर दी, तो नेहरू युग की विदेश नीति में क्या क्या चीजें थी याद कीजिए। सबसे पहले 1947 में कौन सा सिद्धांत आ जाएगा? गुटनिरपेक्ष सिद्धांत आएगा ना, पढ़े अपन। इसके बाद 1954 में पंचशील सिद्धांत, है ना, 1954 पंचशील सिद्धांत। इसके अलावा 1948 में ही नेहरू जी कहां जाते हैं? यूएनओ में, यानी 1948 में ही जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन के सहयोग का सिद्धांत, मतलब अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सहयोग करना है। इसके अलावा निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट, भाई विश्व में शांति लाना है, निशस्त्रीकरण, ठीक, और विश्व शांति की स्थापना, ये सब नेहरू युग के दौरान की विदेश नीतियां, है ना। गुटनिरपेक्ष मतलब विश्व शांति के लिए तो था, ठीक। नेहरू युग के दौरान की जो विदेश नीति है वो ये चार चीजों पर आधारित है। क्लियर हुआ? मतलब 4-5 चीजें जो है। इसके बाद अब इसको वन बाय वन थोड़ा दूसरे तरीके से बताता हूं बेटा। देखिए, नेहरू युग के उपरांत
नेहरू युग के पश्चात की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी आफ्टर नेहरू एरा। अच्छा देखिए, नेहरू जी के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? लाल बहादुर शास्त्री। तो याद रखेंगे बेटा, यहां से इन्होंने विदेश नीति को यथार्थवादी बनाने का प्रयास किया। ठीक है ना? लाल बहादुर शास्त्री हैड मेड एफर्ट टू मेक फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया वेरी बिहेवियरल, वेरी रियलिस्टिक। और कैसे बनाने का प्रयास करते हैं? देखिए, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, ठीक है, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध तक। समझ में आ रहा है? इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद बनती भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, है ना? श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री बनती है। ये भी भारत की जो विदेश नीति है उसे यथार्थवादी ही रखेंगी, लेकिन यथार्थवादी कूटनीतिक माध्यम से, मतलब यथार्थवादी ही रहेगा। नेहरू जी के बाद जो विदेश नीति है भारत की, इट विल बी रियलिस्टिक। लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रयास किया, लेकिन आप जानते हैं कि 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो वो एरा वहां पर खत्म हो जाता है। इसके बाद 1966 में भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं आपका श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और इंदिरा गांधी जी भी यथार्थवाद को ही लेकर के आगे बढ़ती। कैसे यथार्थवाद को लेकर के आगे बढ़ती है? लेकिन उनका यथार्थवाद कैसे था? कूटनीतिक, डिप्लोमैटिक, मतलब दूसरे देशों के साथ संबंध भी बेहतर करना है। तो कैसे दोनों चीजों का मेल दिखाई देगा? देखो, यथार्थवाद कैसे? 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने आक्रमण किया है। 2 जुलाई 1972 बांग्लादेश को भारत ने स्वतंत्र करा दिया। शिमला समझौता, युद्ध लड़ा हमने। आप नहीं लिखोगे चलेगा, आपके लिए बस इतना ही, मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं आपको। यथार्थवादी कैसे? भाई कोई हमला करेगा तो हम हाथ जोड़ थोड़ी बैठे रहेंगे। आक्रमण किया, भारत ने भी जवाब दिया, जवाब ऐसा दिया 2 टुकड़े हो गए पाकिस्तान। 2 जुलाई 1972 शिमला समझौता, बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बन गया। कूटनीतिक कैसे? 1977 में रूस के साथ मैत्री वार्ता, फ्रेंडली टॉक विथ रशिया, है ना? मतलब रूस के साथ भारत ने मित्रता को और आगे बढ़ाने के लिए वार्ता किया, द्विपक्षीय वार्ता किया, और बेहतर करें संबंधों को रूस के साथ। तो बातचीत करके जब हम किसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, डिप्लोमेटिक वे कह रहा था। समझ में आ रहा है? इस तरीके से। इसके बाद राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। राजीव गांधी जी की जो विदेश नीति थी, ये व्यवहारवादी थी। मतलब उन्होंने एक अच्छा व्यवहार बना करके, रियलिस्टिक, यथार्थवादी, लेकिन उसमें भी व्यवहारवादी, यथार्थवादी एवं व्यवहारवादी, ठीक है ना? रियलिस्टिक कम बिहेवियरलिस्टिक। कैसे? इस दौरान दक्षिण अफ्रीका, ये जो समय है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान लागू होता है 1994 में, और तब तक दक्षिण अफ्रीका में अपार्टमेंट जो है, यानी रंग भेद जो है, वो बहुत ज्यादा चरम पर था। और रंग भेद का विरोध करने के कारण नेल्सन मंडेला को कैद कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसी दौरान व्यवहारवादी, मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए, भारत की विदेश नीति का हिस्सा है, और इसलिए इन्होंने, राजीव गांधी जी ने नेल्सन मंडेला के रिहाई की मांग की थी। रिहाई, ठीक है? ही हैड डिमांडेड फॉर द एंड ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर नेल्सन मंडेला, मतलब उनको जेल से आजाद करने की मांग की थी कि उनको कैद में ना रखा जाए। समझ में आया? ये राजीव गांधी के बाद में अब प्रमुख रूप से आएंगे आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी। नहीं, इसके पहले एक और, रुक जाओ बेटा, मीटिंग किससे?
नया। ठीक, आओ। इस बीच में एक प्रधानमंत्री होंगे हमारे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में ये भारत के प्रधानमंत्री बने और इन्होंने ये भी वही चलेंगे, है ना, सेम पॉलिसी, यथार्थवादी, लेकिन इन्होंने 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी प्रारंभ किया। लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो नीति, लुक ईस्ट पॉलिसी। अच्छा, लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है? भारत के जितने भी सार्क देश हैं, ठीक, और जितने भी आसियान देश हैं, मतलब जो पूर्व में भारत के हैं, उन सभी के साथ राजनैतिक, आर्थिक एवं सामरिक संबंधों को बेहतर करने की नीति थी। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि भारत के पूर्व में जितने भी देश स्थित हैं, चाहे वो सार्क नेशन हो या आसियान नेशन हो, मतलब पूर्व में हो या दक्षिण पूर्व में हो, उन सभी देशों के साथ भारत के संबंध बेहतर होने चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पर हो, सामरिक मतलब सेना के लेवल पर हो, स्ट्रेटेजिकल लेवल, और इकोनॉमिक यानी आर्थिक बेहतर करने की जो नीति थी, इसी को लुक ईस्ट पॉलिसी या पूर्व की ओर देखो नीति कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लुक ईस्ट पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इट वाज स्टार्टेड बाय पीवी नरसिम्हा राव जी इन 1991। सही बात, ये लुक ईस्ट पॉलिसी समझिए। इसके बाद अब भारत के प्रधानमंत्री देखें आप, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, अब देखें बेटे, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इनकी जो विदेश नीति थी, ये आदर्शवाद और यथार्थवाद का मिश्रण था। तो इस चीज को याद रखिएगा कि भारत के किस प्रधानमंत्री की नीति में आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों का मिश्रण दिखाई देता है, तो वो होंगे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। कैसे यथार्थवाद कैसे दिखाई देता है? तो आप देखें, 11 मई एवं 13 मई 1998 भारत ने परमाणु परीक्षण किया, ठीक है, जो कि पोखरण राजस्थान में किया गया। ठीक, ये दूसरी बार था भारत का परमाणु परीक्षण। इसका नाम रखा गया शक्ति 98। ठीक, तो भारत ने देश को परमाणु संपन्न घोषित करने के लिए, परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए शक्ति 98 नाम से क्या किया? परमाणु परीक्षण किया। ठीक, परमाणु परीक्षण किया, यह यथार्थवाद को दर्शाता है। लेकिन आदर्शवाद क्या था कि वर्ष 2003, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, 2003, वर्ष 2003 में भारत ने अपना परमाणु नीति या परमाणु सिद्धांत की घोषणा कर दी। इन द ईयर ऑफ 2003 द इंडिया हैड डिक्लेयर्ड इट्स न्यूक्लियर पॉलिसी। भारत ने अपने परमाणु नीति घोषणा की, और यह परमाणु नीति ये कहती है कि नॉट एक्ट फर्स्ट, मतलब भारत पहले परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। और क्यों करेगा? फॉर मास अश्योरेंस सर्वाइवल। तो भारत की परमाणु सिद्धांत या परमाणु नीति की दो बातें हैं। फर्स्ट, परमाणु नीति की सबसे प्रमुख बात कि भारत परमाणु हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा, और मास अश्योरेंस सर्वाइवल, भारत ने अपने परमाणु हथियारों का प्रयोग जनता को बचाने, मास मतलब जनता हो गई, अश्योरेंस मतलब भरोसा हो गया, और सर्वाइवल मतलब बचाना, मतलब भारत भरोसा दिलाता है कि भारत अपने परमाणु हथियारों का प्रयोग जनता की सुरक्षा में करेगा, ना कि विध्वंस के लिए। सही बात। और इस तरीके से ये आदर्शवाद को दर्शाता है, ये यथार्थवाद को दर्शाता है। इसलिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो विदेश नीति है वो दिखाई देती है कैसी? मिश्रण दिखाई देती है। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद श्री मनमोहन सिंह जी
भारत के प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह जी। इनकी भी जो विदेश नीति है ये भी यथार्थवाद के करीब है, यथार्थवाद में ही दिखाई देती है और खास तौर पर मैत्री संबंधों पर आधारित थी। मतलब भारत के अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, फ्रेंडली रिलेशन, ठीक है, भारत के अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर यह आधारित विदेश नीति है। इस दौरान इन्होंने क्या किया इसको याद रखेंगे। वर्ष 2012 मध्य एशिया से जोड़ो नीति, याद रखेंगे। लुक ईस्ट पॉलिसी नरसिम्हा राव जी का है, मध्य एशिया से जोड़ो नीति, कनेक्टिंग विथ मिडिल एशिया, ठीक है, मध्य एशिया से जोड़ो नीति, यह वर्ष 2012 में तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने दिया। और मध्य एशिया से जोड़ो नीति जितने भी इस्तान देश हैं, इस्तान देश, इस्तान देश आप समझ गए, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान में, मध्य एशिया में नहीं आता है, समझ में आया? तुर्कमेनिस्तान, ये जो पांचों इस्तान देश है, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये जो पांचों मध्य एशिया के देश हैं, इन देशों से भारत के संबंध बेहतर करने के लिए जो नीति बनाई गई उसी को कहते हैं हम मध्य एशिया से जोड़ो नीति। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान 2, किर्गिस्तान 3, उज्बेकिस्तान 4 और तुर्कमेनिस्तान 5। इन पांचों देश, ये पांचों देश मध्य एशिया में स्थित है। इन पांचों देश से भारत के संबंध को अगर बेहतर करेंगे या बेहतर करने की जो नीति है उसी को मध्य एशिया से जोड़ो नीति कहा गया। 2012 में इसकी शुरुआत। मेरी बात समझ में आई? तो ये वर्ष 2012 की स्थिति है। इसके बाद से अब वर्तमान हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है ना, इनकी नीति तो याद रखें, इनकी नीति भी वही है, यथार्थवादी नीति है, ठीक है ना, यथार्थवादी नीति, रियलिस्टिक है, लेकिन ये किस पर बिलीव करते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है ना, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार, वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर है। मतलब सभी देशों को साथ में मिलकर के चलना चाहिए, एक दूसरे, किसी भी देश में कोई समस्या आती है तो उसमें सहयोग का हाथ बढ़ाना चाहिए। तो इस तरीके से वसुधैव कुटुंबकम पर इनकी नीति जो है आधारित है। याद रखेंगे कि वर्ष 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही इन्होंने जो लुक ईस्ट पॉलिसी था, किसने चलाया था लुक ईस्ट पॉलिसी? नरसिम्हा राव जी ने लुक ईस्ट पॉलिसी को इन्होंने 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है आपका, यह श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी मतलब पूर्व की ओर देखो बस मत, उनके लिए करो, जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। समझ में आया? ये सारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी ही है, ठीक है। तो ये सारे प्रधानमंत्रियों की विदेश नीति के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से, वैसे पढ़ेंगे तो एक एक प्रधानमंत्री में ही 5-5 दिन लग जाएगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आया क्या है, विदेश नीति का विकास कैसे हुआ है, अलग अलग प्रधानमंत्री के संदर्भ में समझ में आया कि किसने किस प्रकार की विदेश नीति अपनाई है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका विदेश नीति। अब एक चीज देख लें आप, एक बस लास्ट इसको ऐसा समझ ले, एक हेडिंग डाल करके, निशस्त्रीकरण एवं भारत। ठीक है, निशस्त्रीकरण एवं भारत, डिसआर्ममेंट एंड इंडिया। ठीक है, निशस्त्रीकरण एवं भारत, डिसआर्ममेंट एंड इंडिया। अब एक बात समझिए बेटा, देखिए
निशस्त्रीकरण कहने का मतलब यह है कि शस्त्रों को घटाना। ठीक, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, तो लीग ऑफ नेशन बनाया गया ताकि द्वितीय विश्व युद्ध या दोबारा विश्व युद्ध ना हो। वुड्रो विल्सन के कहने पर बनाया गया। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, अरे लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 6 जनवरी 1941, डेट बता रहा हूं मैं आपको, 6 जनवरी 1941 को अमेरिका की संसद में एक भाषण दिया। और अमेरिका की संसद को कहते हैं कांग्रेस। कांग्रेस में उन्होंने भाषण दिया और यह कहा कि विश्व में दोबारा कोई युद्ध ना हो या मानव जाति के लिए 4 चीजें जरूरी है। मानव जाति के लिए 4 चीजें जरूरी है। 1, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच। 2, घूमने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ फ्री ट्रैवलिंग। 3, भय से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम फियर। और 4था, भूखमरी, गरीबी से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी। और उन्होंने कहा कि अगर ये 4 चीजें खत्म करनी है, 4 चीजें, तो इन 4 चीजों को खत्म करने के लिए हमको एक संगठन की आवश्यकता है, और वो संगठन होगा संयुक्त राष्ट्र संगठन। और 6 जनवरी 1941 को पहली बार फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र संगठन का या संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किया, नाम दिया कि इसका गठन होगा। समझ रहे? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा विध्वंस हो चुका था जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया। और जापान पर किए गए परमाणु हमले का जो असर था वो काफी व्यापक था, अभी भी देखा जा सकता है हिरोशिमा और नागासाकी शहर में। तो इसके बाद जब सारी चीजें क्लियर हुई, ठीक हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ में अलग अलग उसके हिस्से हैं, पार्ट्स हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा है, यूएनजीए, जो पूरे देश, पूरे विश्व के लिए कानून बनाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद है, जिसको हम यूएनएससी कहते हैं, जिसमें 15 देश हो सकते हैं। ठीक, 5 स्थायी होते हैं और 10 जो होते हैं अस्थायी होते हैं, बदलते रहते हैं। 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनको P5 या परमानेंट 5 नेशन कहा जाता है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया शामिल है। इन 5 देशों ने, जो यूएनएससी है, इसका काम है कि विश्व में शांति की स्थापना करवाना। मतलब कहीं पर भी सुरक्षा को लेकर कोई मुद्दा खड़ा होगा तो वहां पर जाना, बात करना और उसको शांतिपूर्ण तरीके से उसका निपटारा करना, यूएनएससी का काम है। और इन्हीं 5 देशों ने मिलकर के तय किया कि अगर विश्व में कोई भी देश परमाणु हथियार बनाएगा तो फिर कहीं ना कहीं किसी पर गिराएगा ही वो। तो जो त्रासदी अभी जापान में हो रही है, भविष्य में नहीं होना चाहिए, नहीं तो यूएनओ बनने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए जो P5 नेशन थे, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी विश्व में शांति की स्थापना करने का, इन 5 देशों ने मिलकर के सबसे पहले 1954 में एलटीबीटी पर हस्ताक्षर किया। एलटीबीटी, ये इसका संबंध हमसे नहीं है। 1954 they 5 had signed the LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। मतलब परमाणु हथियारों के परीक्षण पर सीमित रूप से अंकुश लगाया। सीमित मतलब बहुत ज्यादा नहीं बना सकते आप परमाणु हथियार, 1-2 बना सकते हैं, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। लेकिन बहुत जल्दी ये समझ गया कि अगर ऐसा करेंगे तो लिमिटेड ही सही, सब देश एक एक बना लेंगे तो दिक्कत होगी। इसके बाद उन्होंने 1968, और तारीख भी अगर आप लिखना चाहें तो 1 जुलाई 1968, इन P5 देशों ने, जब मैं P5 की बात कर रहा हूं
तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया, इन P5 देशों ने एनपीटी प्रस्ताव लाया 1968, 1 जुलाई। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखेंगे। 1 जुलाई 1968 को एनपीटी, नॉन प्रोफिलिएशन ट्रिटी, परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है, नॉन न्यूक्लियर प्रोफिलिएशन ट्रिटी, परमाणु अप्रसार संधि, ठीक। मतलब इस संधि एनपीटी का उद्देश्य था कि कोई भी देश अब परमाणु हथियारों का प्रसार नहीं करेगा, मतलब अब और परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। भाई एलटीबीटी के तहत एक एक बनाने की अनुमति थी, बना लो, लेकिन अब और नहीं बनाएंगे, परमाणु हथियारों का प्रसार नहीं होगा। तो इस तरीके से 1 जुलाई 1968 को एनपीटी लाया गया। एनपीटी पर याद रखें कि ये 5 देशों ने हस्ताक्षर किया। वर्तमान में एनपीटी पर विश्व के 190 देश, विश्व में 204 देश है, जिसमें से 190 देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया है। याद रखें, भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। इंडिया इज नॉट द सिग्नेचरी ऑफ द एनपीटी। भारत ने नॉन प्रोफिलिएशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। समझ रहे? तो इस तरीके से 1 जुलाई 1968, 1968 आया समझ में? ये देखो, तो ये परमाणु का प्रसार नहीं करना है। इसके बाद क्या हुआ कि देखें, 1996 तारीख याद करेंगे तो 10 दिसंबर 1996, ठीक है, 10th of December 1996, सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रिटी, इसका फुल फॉर्म है, पूर्ण रूप से परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रिटी, पूर्ण रूप से परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने की संधि, सीटीबीटी। याद रखें, सीटीबीटी पर भी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है, ठीक है। इंडिया इज ऑल्सो नॉट द सिग्नेचरी ऑफ सीटीबीटी। मतलब भारत निशस्त्रीकरण की बात करता है, तो निशस्त्रीकरण मतलब हम शस्त्र का प्रयोग दूसरे को विध्वंस करने के लिए नहीं करेंगे, हम अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। समझ आया? तो इस तरीके से निशस्त्रीकरण के लिए या भारत जो है आपका सीटीबीटी और एनपीटी का सिग्नेचरी नहीं। यह है आपका विदेश नीति। सारे आयाम को हम लोगों ने कवर कर लिया, फॉरेन पॉलिसी।